Oh yes. फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रबोधिनी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष राज्यसभा के सांसद और आईसीसीआर के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, और हमारे न्यासी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक आदरणीय वी सतीश जी, और इस सभागार में सभी आप उपस्थित बंधु और भगिनी और पत्रकार मित्रों का मैं रविंद्र साठे, रामभाऊ मार्गी, प्रबोधिनी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं आज यहाँ पर वंशवाद की राजनीति से लोकतंत्र को खतरा, इस विषय पर पूरे दिन का एक सेमिनार हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि माननीय नड्डा जी का पुष्पगुच्छ और प्रबोधिनी के प्रकाशन देकर स्वागत करें। आज की इस पूरे दिन चलने वाली विचार गोष्ठी के उद्घाटन सत्र में हमारे सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के अध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे एक न्यासी माननीय श्री वी सतीश जी, प्रबोधिनी के महानिदेशक रविंद्र साठे जी, सामने बैठे हुए सभी मान्यवर, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह, लोकसभा के पूर्व उपसभापति डॉक्टर एम थम्बी दुराई और आसाम गण परिषद के श्री बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, विख्यात विधिज्ञ श्री महेश जेठमलानी, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर शांति श्री पंडित, श्री आनंद रंगनाथन जी, साई दीपक जी, देश दीपक वर्मा जी जो राज्यसभा के पूर्व महासचिव हैं, और अन्य भी सभी यहाँ पर उपस्थित सुधीजन भाइयों और बहनों। जब इस कार्यक्रम के बारे में आज सुबह हमारे कार्यालय में चर्चा चल रही थी, तो कोई हमारा एक कार्यकर्ता दूसरे किसी कार्यकर्ता को जो पूछ रहा था कि कैसे आना नेहरू मेमोरियल, तो बता रहा था कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाइए, फिर या तो मोतीलाल नेहरू मार्ग पकड़िए और नेहरू मेमोरियल में आइए, राजीव चौक की तरफ नहीं जाना है। तो मैं मानता हूं कि ये उसके उद्गार भी एक दृष्टि से इस विषय वस्तु को व्याख्यात करते हैं। हमारे देश में जनतंत्र हम सबकी आस्था का विषय इसलिए नहीं है कि ब्रिटिशों के यहां से चले जाने के बाद संविधान ने जनतांत्रिक कार्यप्रणाली को स्वीकार किया, मगर जनतंत्र हमारी रगों में है, हमारे खून में है। इस देश की जो पहचान है वो जनतंत्र के बगैर परिपूर्णता से वर्णित नहीं की जा सकती। और इसलिए रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी भी, जिसके बारे में रविंद्र जी ने थोड़ा सा परिचय दिया आपको, विगत 40 सालों में जो काम प्रबोधिनी के माध्यम से हो रहा है वो मुख्यतः जनतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, जनतंत्र के सशक्तिकरण के लिए हो रहा है। अगर प्रशिक्षण हम करते हैं जनप्रतिनिधियों का, तो उसका उद्देश्य यह है कि जनतंत्र सफल हो, क्योंकि प्रतिनिधि सफल होगा तो जनतंत्र कारगर होगा, और प्रतिनिधि तभी सफल हो पाएगा जब राजनीतिक दल स्वस्थ रहेंगे। और उस दृष्टि से इस सेमिनार की भी एक परिकल्पना की गई। इसके पहले भी जनतंत्र को लेकर कई सारे विषयों को प्रबोधिनी ने स्पर्श किया था। जैसे कुछ साल पहले एक राष्ट्र एक निर्वाचन यानी सामयिक चुनावों की जो एक चर्चा देश में छिड़ी थी, उसमें प्रबोधिनी ने भी अपना एक योगदान दिया, कुछ सेमिनार्स किए, कुछ कार्यक्रम किए, तरह तरह के अन्य कार्यक्रम भी, जिसमें
ग्रामीण अंचलों में जनतंत्र के बारे में हो, या नगर निगमों में जो महिला नगर पार्षद चुनकर आती है उनके कार्य की समीक्षा और उसके नागरिक प्रशासन पर परिणाम, इसके बारे में अध्ययन, ऐसी बहुत सारी बातें जनतंत्र को लेकर प्रबोधिनी के विषय सूची का हिस्सा इसके पहले भी बनी रही। इसी क्रम में भारत के जनतंत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में जो सोच बननी चाहिए, उसमें एक बिंदु आता है कि जो घराना केंद्रित राजनीतिक दल है उनकी स्थिति और उनका भारत की राजनीति को एक दृष्टि से खतरा। और इस विषय की परिपूर्ण चर्चा आज के दिन भर के इस विमर्श में होगी। अभी ये हमारा जो उद्घाटन सत्र है, उसके बाद एक सत्र होगा जिसमें डेमोक्रेटिक डेफिसिट ड्यू टू डायनेस्टिक पार्टीज, इस विषय पर श्रीमान RCP सिंह, डॉक्टर थम्बी दुराई जी, श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी अपने विचार रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता श्री महेश जेठमलानी करेंगे। उसके बाद भोजन के पश्चात वाले एक सत्र में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू गवर्न पार्टीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायनेस्टीइज्म, इसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें डॉक्टर आनंद रंगनाथन, विधिज्ञ जे साई दीपक दोनों अपने विचार रखेंगे और राज्यसभा के पूर्व महासचिव देश दीपक वर्मा उस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बाद में जो समापन सत्र होगा उसमें हमें जानी मानी राजनीतिक शास्त्र की अध्येता, रिसर्चर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शांति श्री पंडित जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। आज अगर मैं आपको बताऊं कि देश में 2858 राजनीतिक दल है जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमें मिलते हैं। इसमें से रजिस्टर्ड दल तो सारे हैं, मगर जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, जो मान्यता प्राप्त दल है, उनकी संख्या को 54 के करीब है। इन 54 दलों में, जिसमें राज्य दल भी है, राष्ट्रीय दल भी है, इसमें मात्र 8 दल शायद ऐसे होंगे जो किसी घराना केंद्रित अवस्था से मुक्त है, जो विचारधारा पर आधारित है और विचारों के लिए काम करते हैं, जिनके कारण नीतियों को आकार दिया जा सकता है। तो ये जो वास्तविकता है, एक दृष्टि से डरावनी वास्तविकता है कि इतने सारे घराना केंद्रित दल है। और हमारे देश में भी, यहां पर राजशाही थी तब भी हमारे राजा महाराजा एक दृष्टि से जनतांत्रिक परिकल्पना को लेकर काम करते थे। हमारे महाराष्ट्र में संत रामदास बड़े आध्यात्मिक गुरु हो गए। उन्होंने दासबोध में मूर्खों के लक्षण बताए हैं। उसमें एक मूर्ख लक्षण यह है कि सांगे वडिलांची कीर्ति तो एक मूर्ख, यानी जो पुरखे हैं उनकी कीर्ति के आधार पर ही अपना काम करता है, नई कीर्ति कुछ उसमें समाहित नहीं करता, वो कोई मूर्ख जैसा ही व्यक्ति है, ये वो कहते हैं। तो इस दृष्टि से केवल हमारे पुरखों ने किए हुए काम के आधार पर पार्टी चलाना, ये कोई जनतंत्र की सेहत का परिचायक नहीं है। आज कई ऐसे दल हैं जिनमें आज जो शिशु अवस्था में है, हो सकता है कि पालने में है, वो व्यक्ति 30 साल बाद उस राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनेगा, ये बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। ऐसे भी दुर्भाग्यवश कई सारे राजनीतिक दल हमारे देश में है। इस पृष्ठभूमि पर 3 उद्देश्यों को लेकर हम इस विमर्श का आयोजन कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ऐसे घराना केंद्रित राजनीतिक दलों से पार्टी संगठनों के द्वारा संचालन किए जाने वाले शासनों को, यानी राज्य सरकारों को कुल मिलाकर कैसे हानि होती है, इसकी कुछ चर्चा हम करेंगे, आकलन बनाएंगे। साथ ही साथ इसके बारे में क्या उपाय हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा का प्रारंभ हम करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र का जो चैरिटी कमिश्नर है, उसने जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कानून लाया है, उसमें एक बिंदु यह है कि किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में ब्लड रिलेशंस के 2 व्यक्ति एक ही समान कालावधि में पदाधिकारी नहीं बन सकते। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों में जैसे हम देख रहे हैं कि पिता अध्यक्ष, पत्नी कोषाध्यक्ष, पुत्र उपाध्यक्ष, इस तरीके की जो रचना होती है, जो जनतंत्र की संकल्पना के एकदम विरोध में जाती है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और कुल मिलाकर इस विषय पर एक स्वस्थ विमर्श देश में स्थापित हो, जो भारतीय जनतंत्र के और सबलीकरण के लिए कारगर साबित होगा। ये इसके पीछे की भूमिका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस चर्चा सत्र में पूरे समय के लिए उपस्थित रहेंगे, अपने अपने
जो भी वक्ता है उनके विचार सुनेंगे, कहीं अवसर मिलता है तो अपनी बात को भी रखेंगे। मैं मेरे भाषण के समापन के अंत के पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर वो यहां आए। देवेंद्र फडणवीस जी भी केवल इसी कार्यक्रम के लिए मुंबई से यहां पर आए हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। और जितने सारे महानुभाव, विशेष रूप में हमारे सभी मान्यवर वक्ता जिन्होंने समय निकालकर हमारे निमंत्रण का सम्मान किया, उनके प्रति भी हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। अब मैं अनुरोध करता हूं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रबोधिनी के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र जी से कि कृपया अपना अध्यक्ष उद्बोधन करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, रविंद्र साठे जी, वी सतीश जी, इस सभागार में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी, थम्बी दुरई जी, वीरेंद्र वैश्य जी, शांतिश्री पंडित जी, आनंद रंगनाथन जी, कई गणमान्य वक्ता यहाँ पर उपस्थित है। हमारे जेठमलानी जी भी यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे कई गणमान्य लोग हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये दिन भर की गोष्ठी आयोजित की गई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बिल्कुल सही वक्त है कि जब हम वंशवाद की राजनीति के ऊपर चर्चा भी करें और एक जनमत तैयार करें, क्योंकि हमने लोकतंत्र को स्वीकारा है और जिस समय लोकतंत्र की परिकल्पना भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने रखी थी, तो आंबेडकर जी ये कहते थे कि संविधान ने परिवर्तन क्या किया है तो परिवर्तन ये किया है कि पहले रानी के पेट से जो पैदा होता था वो राजा होता था। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, तो वोट की पेटी से यानी बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। और ये जो परिवर्तन सोचा गया था कि समाज अपने लिए व्यवस्था खड़ी करेगा, वो व्यवस्था समाज के लिए कार्य करेगी, और अगर व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगी तो समाज को अधिकार होगा अपनी व्यवस्था बदलने का। ये सूत्र हमारे संविधान के माध्यम से हमको मिला। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया के लोकतंत्र में हम लोग बसते हैं, और सही भी है। हम लोगों को हमारे लोकतंत्र का अभिमान भी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र विकसित होता गया है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव हम लोग कर पाते, जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग इतने बड़े देश के अंदर लोकतांत्रिक पूरी जो प्रक्रिया है, फिर वो देश का आयोग, देश के और विधानसभा के चुनाव हो, राज्य के आयोग, पंचायत से लेकर तो सारे चुनाव हो, ये सारे चुनाव जिस प्रकार से हम लोग संपन्न करते हैं, एक बहुत ही स्वस्थ इस प्रकार के लोकतंत्र के रूप में भारत की ओर देखा जाता है। लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें जो अच्छी है, इसकी ओर देखते हुए हम लोग विचार करते हैं, तो ध्यान में आता है कि कहीं हमारे यहां पर वापस वो राजाशाही वाली मानसिकता ये पीछे के दरवाजे से प्रवेश तो नहीं कर रही है। और जब कई पार्टियों को हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि उनके पॉलिटिकल हेड्स, कहने को तो लोकतांत्रिक हेड्स है, किंतु किसी राजा से कम नहीं है। उनकी पार्टी आज की भाषा में अगर हम कहें तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से कोई अलग नहीं है। और जो राजा चाहता है वही उन पार्टियों में होते हुए हम लोग देखते हैं। और
अगर हम भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो हमारे लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा यही है कि एक प्रकार से ये जो सूडो इंपीरियलिज्म है, एक छद्म राजेशाही जो हमारे लोकतंत्र के बीच पनपने के आसार हमको दिखते हैं या पनपी हुई दिखती है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके खिलाफ एक बड़ी जागृति होने की आवश्यकता है। हमने अक्सर यह देखा है कि ये जितनी वंशवादी पार्टियां हैं, जैसा विनय जी ने कहा कि परिवार के लोग ही प्रमुख पदों पर है, और एक ऐसा वातावरण हमको देखने को मिलता है कि जिसमें सत्ता और पैसा, इसका एक ऐसा समीकरण तैयार होता है कि जिसके चलते लोकतंत्र को पूरी तरीके से मुट्ठी में बांधने की कोशिश होती है। आज अगर हम राष्ट्रीय स्तर के या क्षेत्रीय स्तर के पारिवारिक पक्ष देखें तो हमारे लोकतंत्र में भ्रष्ट आचरण जिस प्रकार से बढ़ा, इसके पीछे सबसे ज्यादा कोई होगा तो वंशवादी पार्टियां हैं। आप देखिए जितने स्कैम हुए, देश में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे राज्यों में हुए हो, देश में हुए हो, इनमें 95% घोटाले आपको ये वंशवादी पार्टियों के राज में होते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अगर वंश चलाना है तो एब्सोल्यूट पावर चाहिए, और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इस चीज को यथार्थ में लाने का काम ये पार्टियां करती है, और इसलिए पूरे तरीके से उस पावर को हथियाने के लिए कभी पैसे का उपयोग होता है, कभी राजनीति का अपराधीकरण होता है, और सारे तरीके के लोगों को हाथ में पकड़कर हम कैसे अपनी पार्टी को चला पाए, इस प्रकार का ही कार्य होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है, आज देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी जो रही है और सबसे पुरानी पार्टी रही है, उस पार्टी के सामने इतना बड़ा प्रश्न है कि पार्टी के युवराज अध्यक्ष बनना नहीं चाहते और दूसरे किसी व्यक्ति को वो अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते, तो बिना अध्यक्ष की पार्टी चल रही है, जितने दिन चलेगी चलेगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं बनेगा। बनेंगे तो युवराज बनेंगे, और ऐसा सब जगह है। मतलब महाराष्ट्र भी इससे कोई अलग नहीं है। मैं चूंकि महाराष्ट्र से आता हूं इसलिए महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं। तो महाराष्ट्र में भी यही परिस्थिति हमको पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बाद उनकी पार्टी कौन चलाएगा, उनके बाद उनकी पार्टी कौन चलाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति जब चलाने की कोशिश करता है या पावरफुल होता है तो पार्टी से बाहर हो जाता है, पार्टी में रहता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक प्रकार से हमारी लोकतंत्र के ऊपर ये जिस प्रकार का एक खतरा हमको दिखाई पड़ता है कि धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में, मतलब एक महाराष्ट्र के बड़े एक पॉलिटिकल थिंकर ने किताब लिखी, और उस किताब के माध्यम से उन्होंने कहा कि पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, 15-20 साल पहले की बात है, पर उन्होंने उस किताब के माध्यम से कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति 50 परिवार चलाते हैं, 50 परिवारों के बाहर वो जाती नहीं है। ये तो ठीक है कि मोदी जी के आने के बाद महाराष्ट्र की भी राजनीति बदली, पर इस प्रकार की राजनीति अलग अलग राज्यों में हमने देखी कि चंद परिवार मिलाकर, मतलब इधर भी वो उधर भी वो, चारों तरफ अलग अलग ब्रांड लेकर, अलग अलग नाम लेकर वही वो, और सामान्य व्यक्ति उसको कोई, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें चांस नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम तो जिस विचारधारा में काम करते हैं उसमें वंशवाद का कोई स्थान नहीं है, और शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जैसा एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या नड्डा जी जैसे जिनकी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं।
क्योंकि वंशवाद से अलग सही मायने में लोकतंत्र को अपनाकर विचारों के लिए काम करने वाली, सत्ता के लिए नहीं, विचारों के लिए काम करने वाली इस प्रकार का जब दल तैयार होता है तो हमको एक अलग परिणाम देखने को मिलता है। हम सभी लोग आदरणीय नड्डा जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी ने आज का जो विषय रखा है, आज के विषय से विचार प्रवर्तन तो होगा ही, लेकिन विचार प्रवर्तन के साथ साथ जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमको वंशवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उसके लिए आप सभी उसमें सहाय करें। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।